अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। ये भी यूनिट नंबर 1 का ही टॉपिक है। लाइसोसोम में सबसे पहली बात इसकी डिस्कवरी की अगर कर ली जाए तो लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय डीडव इन 1949। 1949 में डीडव ने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया और इनका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 लाइसो एंड नंबर 2 सोम। सोमा से वर्ड निकला है। लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी। सो दीज आर आल्सो नोन एज स्प्लिटिंग बॉडीज। और इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं वो लेटर ऑन अभी हमें जाकर पता चल जाएगा। अच्छा, लाइसोसोम के टॉपिक जो है बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, उसकी पहली लाइन में एक बात लिखी हुई है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलिज इन देयर मॉर्फोलॉजी। तो जहन में सवाल आता है कि ये लाइन क्यों लिखी, मॉर्फोलॉजी इसकी कैसे डिफरेंट है, स्ट्रक्चर इसका कैसे डिफरेंट है। हालांकि स्ट्रक्चर तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। एक्चुअली लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बाकी ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन से थोड़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हम दो बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किताब में तो नहीं लिखी हुई लेकिन वो पहली लाइन पढ़ के जो कन्फ्यूजन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स हैं ज़्यादातर, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो वो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए नेचर ने क्या किया है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में ज़्यादातर ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स रखी हैं। एंड नंबर 2, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप लगे हुए हैं। प्रोटॉन पंप ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो बाहर से प्रोटॉन्स को लाइसोसोम के अंदर पंप करती हैं ताकि लाइसोसोम की पीएच को एसिडिक रखा जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो इस तरह की कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उसने वो पहली लाइन लिखी है कि लाइसोसोम डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलिज इन देयर मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस एंड फंक्शन की, लाइसोसोम की सिंथेसिस कैसे होती है। नंबर 1, लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स कहाँ बनते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं और उन एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेसिस कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कह लें और इसकी क्लास को हाइड्रोलेसिस कह लें क्योंकि इन्होंने हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है केमिकल डाइजेशन करनी है इन्होंने। तो ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनने के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आने वाले एंजाइम्स को मॉडिफाई करता है, फिर उनको पैक करता है और पैक करने के बाद उनको वेजिकल्स की फॉर्म में सिक्रीट कर देता है। जो वेजिकल्स इसने सिक्रीट किए हैं उन वेजिकल्स को हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। और इसीलिए लास्ट टाइम हमने कहा था गोल्जी एपरेटस के फंक्शन में कि गोल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो वो बात अब क्लियर हो गई है कि जो वेजिकल्स रिलीज हो रहे हैं गोल्जी कम्प्लेक्स से, बेसिकली यही क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। अब प्राइमरी लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन जो है फैगोसाइटोसिस है, डाइजेशन है। अगर ये लाइसोसोम किसी फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होते हैं तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको डाइजेस्टिव वैक्यूल कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम्स सेल के अपने ही किसी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया या किसी और अनवांटेड स्ट्रक्चर्स या रप्चर्ड स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ऑटोफैगोसोम कहा जाता है। ठीक है, ऑटोफैगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल, इन दोनों के लिए हम सेकेंडरी लाइसोसोम की टर्म यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो स्टेटमेंट में कुछ ऐसे कह दे कि प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद अ स्ट्रक्चर टू फॉर्म, तो फिर सेकेंडरी लाइसोसोम होगा क्योंकि उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि किस स्ट्रक्चर के साथ ये फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर वो मेंशन कर देगा कि ये फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो रहे हैं तो फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल की टर्म यूज करेंगे। और अगर वो ये मेंशन कर देगा कि ये सेल के अपने ही किसी स्ट्रक्चर ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज हो रहे हैं तो फिर ऑटोफैगोसोम की टर्म यूज कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो सेकेंडरी लाइसोसोम। तो यानी प्राइमरी लाइसोसोम वो हैं जो गोल्जी बॉडी से बन रहे हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम वो हैं जो कि फ्यूजन के बाद डाइजेशन जिनमें स्टार्ट हो चुकी है।
उसके बाद इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 ऑटोफेगी, नंबर 2 ऑटोलाइसिस। ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस में क्या है? ऑटोफेगी में भी अपने ही सेल के कंपोनेंट्स को या सेल को डाइजेस्ट करना है, और ऑटोलाइसिस में भी अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना है। डिफरेंस ये है कि ऑटोफेगी बेनिफिशियल है फॉर द सेल और ऑर्गेनिज्म, और ऑटोलाइसिस जो है ये हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, वो अनवांटेड स्ट्रक्चर हैं, तो उनको अगर डाइजेस्ट कर लिया जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको हम कह देंगे ऑटोफेगी। नंबर 2 रिसाइकलिंग। वो चीज़ें सेल में जो डैमेज हो चुकी हैं उनको जानबूझकर खुद से डाइजेस्ट किया जाता है ताकि उनकी जगह पे नए स्ट्रक्चर बनाए जा सकें। तो यानी जो सेल के अंदर रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो रहा है उसको भी आप ऑटोफेगी कह सकते हैं। और नंबर 3 पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ ऑटोफेगी हेल्प्स टू कन्वर्ट अ टेडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग। यानी कि टेडपोल में टेल मौजूद है, लाइसोसोम के ज़रिए से या ऑटोफेगी के प्रोसेस के ज़रिए से उस टेल को डाइजेस्ट किया जाता है और एडल्ट फ्रॉग बना दिया जाता है। तो यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान भी अगर अपने ही सेल को डाइजेस्ट किया जा रहा है तो उसको भी हम ऑटोफेगी ही कहेंगे। या मिसाल के तौर पर ह्यूमन बींग्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फिंगर्स को शेप देने के लिए नेचर ने ये दरमियान के सेल्स को डाइजेस्ट कर लिया है, तो इसको भी ऑटोफेगी कहेंगे। तो ये सारी बेनिफिशियल हैं। लेकिन ऑटोलाइसिस क्या है? इसमें अपने सेल्स की डाइजेशन होगी लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उससे कोई एक सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम के एंजाइम अपने सराउंडिंग के सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं, तो फिर इसको हम क्या कह देंगे? ऑटोलाइसिस, एक्सीडेंटल सेल डेथ कह लें इसको। नेक्स्ट है जी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके बारे में डिटेल नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि लाइसोसोम बाज़-औक़ात अपने एंजाइम सेल से बाहर भी सेक्रीट करते हैं, तो उस डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट फैगोसाइटोसिस तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये जो फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करना था या अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूज़ करके डाइजेस्ट करना था, ये फैगोसाइटोसिस ही था। नेक्स्ट हम चलते हैं जी स्टोरेज डिजीजेस के। लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, इनके मिसिंग होने की वजह से सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स स्टोर होते जाते हैं और उनकी एक्स्ट्रा स्टोरेज की वजह से डिजीज़ हो जाती है, तो उसको स्टोरेज डिजीज़ कहा जाता है। ये स्टोरेज डिजीजेस हमेशा क्या होंगी? कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब क्या है? ऐसी डिजीजेस जो कि बाय बर्थ होती हैं। कंजेनिटल डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कि बाय बर्थ हैं। क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली जीन में म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन की वजह से एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम ना बनने की वजह से डाइजेशन नहीं होगी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता जाएगा, और उसके एक्यूमुलेट होने की वजह से जो डिजीज़ होगी उसको स्टोरेज डिजीज़ कहा जाएगा। स्टोरेज डिजीज़ की 2 एग्जाम्पल्स बुक में गिवन है। नंबर 1 ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 एंड नंबर 2 टे सैक डिजीज़। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में क्या होता है? ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिसिंग होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सेल के अंदर स्टोर होता जाता है। ज़्यादातर ये लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, तो इसको ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 कहते हैं। लीवर और मसल तो ऑर्गन या टिश्यू हो गए जहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। सेल के अंदर ये कहाँ पे स्टोर होता है? बुक में लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज में ये स्टोर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। टे सैक डिजीज में ऐसा एंजाइम मिसिंग होता है जिसने लिपिड्स को डाइजेस्ट करना होता है। अब अगर एंजाइम मिसिंग है तो लिपिड्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, लिपिड्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे। लिपिड्स ज़्यादातर ब्रेन सेल्स में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन कॉज करते हैं जी। तो यहाँ तक हमारा ये लाइसोसोम जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में आप लोगों ने पहला लेक्चर इस यूनिट का लिया होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, तो वहाँ भी वैक्यूल को डिस्कस किया था हमने। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। लार्ज एट द सेंटर, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स प्लांट्स वाले केस के लिए हैं।
कि प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज होता है और सेंटर में होता है, और ये वैक्यूल कैसे बनता है? बाय द कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज होते जाते हैं और फिर बड़ा वैक्यूल बन जाता है। एक्चुअली जब नए सेल बनते हैं ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन से, तो नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, या शुरू में आप कह लें वैक्यूल होते ही नहीं है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है वैक्यूल्स बनना शुरू होते हैं, और वो छोटे वैक्यूल आपस में कोएलिसेंस के जरिए से, फ्यूज होने के जरिए से, या फ्यूज होने के बाद वो एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, और वो बड़ा वैक्यूल सेंटर में आता है और उसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी में चला जाता है बाद में। नंबर 3, प्रोवाइड टर्जिडिटी। प्लांट्स में वैक्यूल का मेन फंक्शन है प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स एंड वाटर। मेटाबॉलिज्म के दौरान आपको पता है हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं और बेनिफिशियल सब्सटेंसेस भी बनते हैं, तो वो दोनों चीज़ें कुछ टाइम के लिए वैक्यूल में स्टोर हो जाती हैं और वाटर भी स्टोर होता है। ये वाला फंक्शन दोनों केसेस के लिए है, प्लांट्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है। नेक्स्ट है जी, एनिमल्स वाले केस में देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैक्यूल हो सकते हैं, स्मॉल होंगे और स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड होंगे। ये था वैक्यूल। वैक्यूल के बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये एनिमल सेल्स में मौजूद है। नंबर 2, प्लांट्स में एब्सेंट है लेकिन लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल मौजूद है। या नंबर 3 बुक में लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद है ये? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, सेंट्रियोल की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है। ये मैंने 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। अगर तो ये एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल है तो इसको सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, अगर ये 2 ट्यूब्यूल्स हैं तो इनको डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, और अगर ये 3 इस तरह से मिले हुए हैं तो इनको ट्रिपलेट्स कह देंगे। आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी करेक्शन कर लेनी है। वैसे तो नो डाउट हम कहते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक में जो लिखा है आपने वैसे ही करना है, वो रिकमेंडेड बुक है, लेकिन यूएचएस के पेपर्स में एमसीक्यू जिस तरह से आ चुके हैं उसके मुताबिक हमें थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ती है पंजाब टेक्स्ट बुक में। पंजाब टेक्स्ट बुक में सेंट्रियोल का टॉपिक जब आप देखेंगे तो उसकी 3rd और 4th लाइन में जिस जगह पर ट्यूब्यूल्स लिखा होगा उसको आपने रिप्लेस कर देना है माइक्रोट्यूब्यूल से, और जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल लिखा होगा उसको रिप्लेस कर देना है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से। ओके, अब हम चलते हैं जी इसके स्ट्रक्चर पे। इसको हम कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ये 9+0 अरेंजमेंट किस चीज की है? ब्रैकेट में लिख दिया गया है अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपलेट्स। क्या मतलब? 9 का मतलब है कि 9 ट्रिपलेट्स होंगे इस तरह के, ये ट्रिपलेट है। इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स कहां मौजूद होंगे? पेरिफेरी में। और 0 का मतलब क्या है? नो माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, यानी कि ये होलो स्ट्रक्चर्स होंगे। ये यहाँ पे ट्रांसेक्शन आपको दिखाया गया है सेंट्रियोल का। इसमें आप देखें तो ये 9 ट्रिपलेट्स बनाए गए हैं पेरिफेरी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ट्रिपलेट्स पेरिफेरी में बनाए गए हैं। और सेंटर में आप देख सकते हैं कोई ट्रिपलेट, कोई माइक्रोट्यूब्यूल कुछ मौजूद नहीं है, तो इस अरेंजमेंट को हम 9+0 बोलते हैं। हाँ, 9+0 के साथ ही अगर आपसे पूछा जाए 9×3 ये किस चीज की अरेंजमेंट है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है इन द सेंट्रियोल। कैसे भाई? यहां पर 9 का मतलब क्या है? 9 ट्रिपलेट्स, और इस 3 का मतलब क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, के हर ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये देखें 9 ट्रिपलेट्स हैं और हर ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। तो 9×3 27। तो 9×3 अरेंजमेंट पूछी जाएगी तो आप आंसर लगाएंगे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है, और अगर 9+0 पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ये अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपलेट्स है और ये अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ओके, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये सेल है और सेल के अंदर ये सेंट्रियोल का एक पेयर मौजूद है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इसके बाहर रेड कलर का जो एरिया है दैट इज नोन एज सेंट्रोस्फेयर, दैट इज नोन एज सेंट्रोस्फेयर।
सेंट्रोस्फेयर और इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल को कोलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं वन सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ये टेबल छोटा सा ड्रॉ किया गया है। इस टेबल में दो रोज हैं, एक नॉन डिवाइडिंग सेल के लिए और एक डिवाइडिंग सेल के लिए, और ये चार कॉलम्स हैं, एक सेंट्रोसोम, दूसरा सेंट्रियोल, तीसरा ट्रिपलेट और चौथा माइक्रोट्यूब्यूल्स। नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको पता है एक सेंट्रोसोम मौजूद होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल में एक सेंट्रोसोम, और जब सेल डिवाइड करने लगता है तो दो सेंट्रोसोम हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉन डिवाइडिंग सेल में सेंट्रोसोम एक है और डिवाइडिंग सेल में सेंट्रोसोम दो हैं। अगर सेंट्रोसोम एक है तो सेंट्रियोल ऑब्वियसली दो होंगे, ये देखें एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल हैं, और अगर दो सेंट्रोसोम है तो ऑब्वियसली सेंट्रियोल चार हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिपलेट्स पे। एक सेंट्रियोल में कितने ट्रिपलेट्स नजर आ रहे हैं? 9 ट्रिपलेट्स हैं एक सेंट्रियोल में, तो दो सेंट्रियोल्स में कितने ट्रिपलेट्स हो जाएंगे? 18। ओके, इसी तरह से अगर 4 सेंट्रियोल्स हैं तो फिर कितने ट्रिपलेट्स हो जाएंगे? 36। आप यहां पर लिख लें कि 9 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये 18 आंसर आ गया। 9 मल्टीप्लाई विथ 4, तो ये 36 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब अगर एक ट्रिपलेट में 3 है तो 18 में कितने होंगे? 54। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर 36 ट्रिपलेट्स हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होंगे? 108। 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 108 आंसर आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यूज़ में से कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने, ट्रिपलेट्स कितने, एंड सो ऑन। और सेंट्रियोल के फंक्शंस जो हैं वो लिखे हुए हैं बुक में कि ये असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल में इन्वॉल्व है या क्लीवेज फ्रोइंग में रोल प्ले करता है, तो ये बड़े इजी से फंक्शंस हैं जी। यहाँ तक ये सेंट्रियोल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एंड इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप्स की बात करें तो ये शेप्स हमें नजर आएंगी अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे। ऐसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन पावर थोड़ी सी हाई है तो उसके जरिए से हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप्स देख सकते हैं। मे बी दे आर वेजिकल शेप्ड, रॉड शेप्ड और फिलामेंटस शेप। ओके, वेरी इन का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की वेरी कर सकती हैं। नंबर 1 इसकी शेप्स वेरी करती हैं। नंबर 2 इसका नंबर वेरी करेगा। कुछ सेल्स में जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होनी है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, और जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होनी है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। साइज इसका वेरिएबल है, सेल टू सेल वेरी कर सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका वेरी करेगा। बाज माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई की तादाद बहुत ही कम होती है और बाज माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये ब्लैक कलर में इसकी आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ की गई है और रेड कलर में इसकी इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ की गई है। सभी को पता है कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम है, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है। आउटर मेम्ब्रेन has less surface area, inner membrane has more surface area। और ये ज्यादा सरफेस एरिया क्यों है? क्योंकि इसने इनफोल्डिंग्स बनाई हुई हैं। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई बोलते हैं। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन के। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कम होती हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा हैं। कैसे प्रोटीन ज्यादा हैं? इनर मेम्ब्रेन पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ी है, रेस्पिरेटरी चेन भी जिसको कहते हैं, जिसमें साइटोक्रोम्स आ जाते हैं, कोएंजाइम क्यू आ जाता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये सारी प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे हैं। एंड नंबर 2 F1 पार्टिकल्स, दीज आर आल्सो प्रोटीन्स, दे आर नोन एज ATP सिंथेसिस। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ATP बनाते हैं। तो F1 पार्टिकल्स भी इनर मेम्ब्रेन पर ही मौजूद हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का बनना और ऑक्सीडेटिव का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी का बनना। किस प्रोसेस के थ्रू ये एटीपी बनता है? दैट इज केमियोसमोसिस। केमियोसमोसिस की डिटेल हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, मेम्ब्रेन्स में डिफरेंस आपको समझ आ गया है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड, इसको इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। इस इनर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम मौजूद हैं। इस मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम मौजूद हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल से इवॉल्व हुआ है। और इसके अंदर अपना डीएनए होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी किस तरह का है? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, बैक्टीरिया के जैसा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। और मैट्रिक्स में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? क्रेब्स साइकिल जो है मैट्रिक्स में होगा, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म मैट्रिक्स में होगा, और बुक में सेलुलर रेस्पिरेशन का भी लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन तो ओवरऑल सभी को कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी रेस्पिरेशन का पार्ट आ जाता है। इवन के ग्लाइकोलिसिस भी रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, याद रखेंगे। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। पावर हाउस का मतलब है कि ये अपनी एनर्जी जो है वो खुद बनाते हैं, और एनर्जी बल्कि सेल को भी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी बनाते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके लिए एक टर्म यूज हुई थी लास्ट टाइम, यूएचएस में एमसीक्यू आया था और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस की टर्म बुक में यूज नहीं हुई थी। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? ऑटोनोमस का मतलब है ऐसा ऑर्गेनल जो खुद से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? कि ये सेल के अंदर तो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो फिर ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो यानी ये किसी हद तक सेल पर डिपेंड करता है। तो ये फुली ऑटोनोमस नहीं है, बल्कि ये सेमी ऑटोनोमस है। तो ये टर्म यूज की गई थी यूएचएस में। थैंक यू।